लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया फेज ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। 3 तरीके से होता है, डिफ्यूजन डिपेंडेंट हो और उसमें कंपोजिशन चेंज ना हो, मतलब सिर्फ टेम्परेचर चेंज होने से फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो। ऐसा मेल्टिंग, सॉलिडिफिकेशन और प्योर मेटल में अपन को देखने को मिलता है। दूसरा अपन को और भी चीजें जैसे कि मतलब अल्फा मतलब फेराइट को ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होते हुए अपन देखते हैं। दूसरा है आपका डिफ्यूजन डिपेंडेंट विथ फेज कंपोजिशन चेंजेस विथ चेंजेस इन द फेज कंपोजिशन, मतलब यहाँ पे डिफ्यूजन तो होता ही है, कार्बन का डिफ्यूजन तो होता ही है, पर आपका यहाँ पे कंपोजिशन भी चेंज होता है। यहाँ पे कंपोजिशन भी चेंज होता है, जैसे कि यूटेक्टाइड ट्रांसफॉर्मेशन। यूटेक्टाइड ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ऑस्टेनाइट कन्वर्ट होता है किसमें, फेराइट प्लस सीमेंटाइट, क्या बन जाता है, परलाइट बन जाता है। मतलब उसमें उसमें क्या हो रहा है, देखिए कार्बन डिफ्यूज हो रहा है, Fe3C बन रहा है, कार्बन डिफ्यूज हो रहा है, Fe3C बन रहा है। और दूसरा कंपोजिशन पहले क्या था, गामा आर्सेनाइड, अब क्या है कंपोजिशन, अब क्या है कंपोजिशन, अल्फा प्लस Fe3C, कंपोजिशन Fe3C चेंज हो गया और डिफ्यूजन हुआ कार्बन का। ठीक है। तीसरा है डिफ्यूजन लेस ट्रांसफॉर्मेशन। डिफ्यूजन लेस ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब बिल्कुल रैपिड कूलिंग होती है। क्या, रैपिड कूलिंग होती है। रैपिड कूलिंग जैसे मतलब अपन को समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या है, मगर कार्बन का वहां पे डिफ्यूजन होता ही नहीं है, बस फेस का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। किसकी वजह से, रैपिड चेंज की वजह से, जैसा कि हमारा मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मार्टेनसाइट में होता है, आगे चल के अपन पढ़ेंगे मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना। तो ये कब किस में होता है, मेटास्टेबल प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे सीमेंटाइट बनता है। ठीक है, सीमेंटाइट बनता है। और टाइम डिपेंडेंट जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपकी आती हैं डिफ्यूजन लेस फेस ट्रांसफॉर्मेशन में आती हैं। ठीक है। इसके बाद अपन ने काइनेटिक्स पढ़ा था कि कैसे फेस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पहले स्टार्ट होता है न्यूक्लिएशन से, फिर होता है ग्रेन ग्रोथ। पहले स्टार्ट होता है न्यूक्लिएशन से, फिर होता है ग्रेन ग्रोथ, है ना। न्यूक्लिएशन कैसे होता है, न्यूक्लिएशन में क्या होता है, न्यूक्लिएशन में होता है आपका डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन होता है, जब ग्रोथ होती है तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फेस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, डिफ्यूजन देन फेस ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब डिफ्यूजन के बाद अपन क्या कंपोजिशन चेंज होता है, तो कंपोजिशन चेंज होने में आपका ये अवरामी इक्वेशन जो है y इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ y के t की पावर n है। t की पावर कल मैंने चेंज किया था, फिर भी वापस वैसा का वैसा ही हो गया। तो न्यूक्लिएशन में आप देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूक्लिएशन जब स्टार्ट होता है, जहाँ पे डिफ्यूजन जब होता है, सिर्फ डिफ्यूजन, ये देखिए ये वाला जोन जो है डिफ्यूजन जोन है। तो डिफ्यूजन जहाँ पे होता है वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल जीरो होता है, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन होता है फेस का। जैसे ही न्यूक्लिएशन खत्म होता है, ग्रोथ होना स्टार्ट होती है। यहाँ पे आपका कार्बन डिफ्यूज हो चुका है, कार्बन डिफ्यूज होने के बाद टाइम के साथ चेंज होता है आपका फेस का चेंजेस आते हैं। क्यों, क्योंकि कंपोजिशन चेंज होता है। उसमें ये देखिए रेट है, इसको बोलते हैं रेट, फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये रेट है कि देखिए ये टाइम है, इतने से इतने टाइम में। देखिए जैसे बात करें कि रेट कैसे मैं बोलूंगा, अगर मैं बोलूं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा, तो इस टाइम से लेके इस टाइम से लेके इस टाइम तक, यहाँ से टाइम से लेके यहाँ टाइम तक, ये कितना इसका फेस का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, फ्रैक्शन चेंज कितना हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज हुआ। तो इसको अपन क्या कहेंगे, रेट ऑफ फेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, रेट ऑफ फेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना। यही आपका एक्चुअली में ये एस कर्व, इसको बोलते हैं एस कर्व बोलते हैं। इसी से ही आपका आता है आइसोथर्मल टाइम टेम्परेचर लाइन, या फिर इसको अपन बोलते हैं टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। ठीक है, इसी डायग्राम से बनता है। ठीक है, आगे चल के आएगा। अब पहले अब बात करेंगे सुपर हीटिंग और सुपर कूलिंग होता क्या है। सुपर हीटिंग और सुपर कूलिंग क्या होता है। upon crossing the upon crossing the phase boundary on the composition temperature
upon crossing the phase boundary on composition temperature phase diagram, composition temperature phase diagram, phase transformation towards the equilibrium state is induced. अपना जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो अपन क्या इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखते हैं, स्लो कूलिंग करते हैं, तो इसीलिए लिखा हुआ है अपॉन क्रॉसिंग द फेज बाउंड्री। फेज बाउंड्री कौन सी होती है? जो अपन सॉलिडस लाइन होती है, लिक्विडस लाइन होती है, वो क्या कहलाती है? फेज बाउंड्री कहलाती फेस है। बाउंड्री। अपॉन क्रॉसिंग अ फेज बाउंड्री, क्रॉस करते हैं अपन अस्टेनाइट से, अपन चलते हैं अस्टेनाइट से, जैसे बात करें लाइन है 727 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन, वो लाइन कौन सी कहलाती है? आइसोथर्म लाइन ही कहलाती है। उसको, उस लाइन को अपन क्या कहते हैं? उस लाइन को अपन कहते हैं यूटेक्टोइड लाइन। ठीक है, यूटेक्टोइड लाइन भी तो होती है, वो भी आपकी क्या कहलाती है? फेज बाउंड्री कहलाती है। ठीक है, तो अपॉन क्रॉसिंग अ फेज बाउंड्री ऑन द कंपोजिशन टेम्परेचर फेज डायग्राम, ठीक है, ये पूरी एक लाइन है, कंपोजिशन टेम्परेचर फेज डायग्राम, फेज ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम स्टेट इज इंड्यूस्ड। इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो करते हुए, इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो करते हुए हम बाउंड्री, फेस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं और आपका वहां पे फेस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, बट द ट्रांजिशन टू द इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर टेक्स टाइम। आपका जो ट्रांजिशन है वहां पे, यहाँ पे जो फेस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो टाइम लेता है फेस का ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए। ठीक है, टाइम लेता है बिल्कुल। अपन ने अभी टाइम के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा है, अपन ने सिर्फ कंपोजिशन और टेम्परेचर देखा है। किस में कितना टाइम लग रहा है वो अपन ने अभी तक नहीं देखा है, बस अपन बोलते हुए आ रहे हैं स्लो कूलिंग स्लो कूलिंग। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बट द ट्रांजिशन टू द इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर टेक्स टाइम एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज डिले। मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि जैसे ही यूटेक्टोइड टेम्परेचर वाली लाइन है 727 डिग्री सेल्सियस, अस्टेनाइट से आपका परलाइट बन रहा है, तो वो हम बोलते हैं कि जैसे ही उस लाइन को क्रॉस करती है और वो क्या बन जाता है? परलाइट बन जाता है। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में इट टेक्स सम टाइम, वो थोड़ा सा टाइम लेता है आपका अस्टेनाइट से परलाइट बनने में। जैसे कि बात करें, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा वो भी दिखाऊंगा, ये डायग्राम दिखाई देता हूँ, जैसे आपको और क्लियर अच्छे से समझ में आ जाए। पिछला पीपीटी में दिखा देता हूँ, इसको इमेजिनेशन ना करें। वैसे मेरे को याद है, आप लोगों को भी याद होना चाहिए वो पूरा। अब ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए। आयरन कार्बन डायग्राम, ये है आयरन कार्बन डायग्राम। अब यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि अस्टेनाइट से हम क्या बोलते हैं, अभी तक बोलते हुए हैं, अस्टेनाइट से जैसे ही इस लाइन को पार करते हैं तो हमें क्या मिलता है? परलाइट मिलता है। पर इस लाइन को जस्ट पार करने के बाद, इस लाइन को जस्ट पार करने के बाद हम बोलते हैं कि परलाइट मिल जाएगा। पर फेस का ट्रांसफॉर्मेशन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा डिले हो जाता है, उसी टाइम हमें परलाइट नहीं मिलता है। अस्टेनाइट से थोड़ा सा टाइम लगता है एक्चुअली में। ठीक है, यही बताना चाहता था। आया समझ में? समझ यस में सर। आया ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, अभी तक अपन जो चल रहे थे हाइपोथेटिकल अपन सिचुएशन से अपन आयरन कार्बन डायग्राम को पढ़ रहे थे। अब प्रैक्टिकली अब इसको अप्लाई किया जाएगा, इसीलिए अब इसीलिए हम सब कॉमनली चलेंगे इन चीजों को। इसी के साथ साथ ट्रिपल टी डायग्राम के साथ साथ अपन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस भी पढ़ेंगे। वैसे आपके सिलेबस में अलग से दिया हुआ है हीट ट्रीटमेंट, अलग अलग टाइप के हीट ट्रीटमेंट होते हैं। ट्रिपल टी डायग्राम में, ट्रिपल टी डायग्राम तो मैं आपको बता दूंगा, पर ट्रिपल टी डायग्राम के बाद जो टॉपिक्स आपके बुक में मिलते हैं, बेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, स्पेरियोडाइज का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, वो तब पता चलेगा जब आपको हीट ट्रीटमेंट आता हो। तो जैसे ही मैं ट्रिपल टी डायग्राम आपका कंप्लीट करूंगा, अभी यहाँ पे ट्रिपल टी डायग्राम जैसे ही पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को हीट ट्रीटमेंट पढ़ाऊंगा। हीट ट्रीटमेंट कैसे होता है, हीट ट्रीटमेंट का यूज करके ही हम ट्रांसफॉर्मेशन, किस किस का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, स्पेरियोडाइज ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है,
और आपका मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, बेनेट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे परलाइट का मैं आप लोगों को बता दूंगा, जैसे कि आपको ट्रिपल टी डायग्राम समझ में आ जाए। परलाइट का ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद परलाइट का ट्रांसफॉर्मेशन बताने के बाद सीधे मैं स्टार्ट करूंगा क्या हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। मटेरियल में हीट ट्रीटमेंट कैसे होता है, कितने टाइप के हीट ट्रीटमेंट होते हैं, ये सब बताऊंगा, ठीक है। तो ट्रांजिशन समझ में आ गया, क्यों टाइम लगता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है उसको फेस ट्रांसफॉर्मेशन होने में। ड्यूरिंग कूलिंग, अब सुपर कूलिंग क्या कहलाता है, सुपर कूलिंग क्या कहलाता है। ड्यूरिंग कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन अकर एट द टेम्परेचर लेस देन प्रेडिक्टेड बाय द फेज डायग्राम। क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन अकर एट द टेम्परेचर लेस देन द प्रेडिक्टेड बाय द फेज डायग्राम। जब अपन कूलिंग करते हुए आते हैं, अभी कूलिंग करते हुए आए थे ऑस्टेनाइट से परलाइट, कूलिंग करते आए थे कि 727 डिग्री सेल्सियस पे 727 डिग्री सेल्सियस पे ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, पर 727 पे ना होके वो किस पे हो रहा है, 700 पे हो रहा है। वो उस पे थोड़ा टाइम लगेगा ना, मैं बोला अभी सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला कि 727 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन पे ट्रांसफॉर्मेशन ना होके, हम जो पहले हाइपोथेटिकली क्या बोल रहे थे, जैसे ही 727 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन से पार कर रहे थे वो ऑस्टेनाइट से परलाइट बन रहा था। पर जब अपन कूलिंग करते हैं, जब कूलिंग करते हैं तो फेस का ट्रांसफॉर्मेशन होने में कुछ ट्रांजिशन लगता है, कुछ टाइम लगता है, थोड़ा डिले लगता है। तो वो जो डिले लगता है, जैसे कूलिंग की बात करते हैं, वो 727 डिग्री सेल्सियस पे ना होके, एग्जांपल लिया 700 डिग्री सेल्सियस पे बन रहा है आपका, वैसे तो बनना चाहिए 727 डिग्री सेल्सियस पे परलाइट, पर 727 डिग्री सेल्सियस पे ना बन के 700 डिग्री पे अगर बनता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सुपर कूलिंग। ड्यूरिंग सुपर कूलिंग, during cooling transformation occur at the temperature मतलब 727 less than, sorry, at the temperature 700 degree Celsius less than the predicted by the phase diagram। predicted by the phase diagram कितना है, 727, 727। okay? तो इसको बोलेंगे सुपर कूलिंग। अब जब अपन हीटिंग करते हैं, यही सेम एग्जांपल लेते हैं, परलाइट से अपन क्या बना रहे हैं, अब बना रहे हैं फेराइट से ऑस्टेनाइट बना रहे हैं। परलाइट से कभी ऑस्टेनाइट नहीं बनता है, ठीक है, ऑस्टेनाइट से परलाइट बनता है। ऑस्टेनाइट से परलाइट बढ़ता है बाय यूजिंग द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है ना। तो हम फेराइट से ऑस्टेनाइट बना सकते हैं, फेराइट मतलब अल्फा एफी, ठीक है, अल्फा आयरन। तो अल्फा आयरन से अब हम ऑस्टेनाइट बना सकते हैं बाय गिविंग हीटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में भी अपन देख लेते हैं क्या है, ये पीपीटी में देख लेते हैं कितने टेम्परेचर, ये है 0.022, ये है ना 0.0 परसेंटेज। सेल्सियस। उससे पहले अपन यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा करें, अब देखिए जब यहाँ पे अल्फा फेराइट है, इसको जब हीट करते हैं, हीट करते जाते हैं, जैसे ही 912 डिग्री सेल्सियस को पार करता है और क्या मिलता है अपन को, ऑस्टेनाइट मिलता है। ऑस्टेनाइट। पर 912 पे तो ये क्या है, प्रेडिक्टेड बाय क्या है, फेज डायग्राम है। बट 912 डिग्री सेल्सियस पे न मिलके थोड़ा सा और ज्यादा डिग्री सेल्सियस पे अपन को, ज्यादा टेम्परेचर पे अगर अपन को ऑस्टेनाइट मिलता है, ड्यू टू डिले थोड़ा सा फेज ट्रांसफॉर्मेशन होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सुपर कूलिंग। मान लो 912 डिग्री सेल्सियस पे ना होके ये हुआ है 930 डिग्री सेल्सियस, तो सुपर कूलिंग कितनी होगी, 930 माइनस 912। 18 डिग्री, 18 डिग्री सेल्सियस क्या बोलेंगे, सुपर हीटिंग हो गई, ठीक है, ठीक है। 18 डिग्री सेल्सियस क्या हो गई, सुपर हीटिंग हो गई। आया समझ में। देखिए अब क्या यस लिखा, सर। क्या हुआ है, लिखा क्या हुआ है, ड्यूरिंग हीटिंग ट्रांसफॉर्मेशन अकर एट द टेम्परेचर ग्रेटर देन प्रिडिक्टेड बाय द फेज डायग्राम। प्रिडिक्टेड बाय द फेज डायग्राम कितना है, 912, पर अगर ट्रांसफॉर्मेशन कब हो रहा है, 930 डिग्री से, 930। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सुपर हीटिंग। और सुपर हीटिंग वैल्यू कितनी होगी, 18 डिग्री। आया समझ में, यस आया सर। समझ में पक्का। हाँ सर।
तो डिग्री ऑफ सुपर कूलिंग, उसको अपन डिग्री ऑफ सुपर कूलिंग और डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग बोलेंगे, ठीक है। जो ज्यादा हो रहा है पोर्शन वो उसको सुपर कूलिंग और सुपर हीटिंग बोलेंगे। Metastable states can be formed as a result of fast temperature change. Microstructure is strongly affected by the rate of cooling. बिल्कुल ये चीज तो अपन शुरू से पढ़ते हुए ही आ रहे हैं। जो रेट ऑफ कूलिंग है उसी पे ही फास्ट कूलिंग का हो रही है कि स्लो कूलिंग हो रही है, वो उसी पे माइक्रोस्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है, उसी पे डिपेंड करता है। अगर अपन स्लो कूलिंग करते हैं तो परलाइट मिलता है, फास्ट कूलिंग कर लेंगे तो मार्टेनसाइट मिलेगा। तो दोनों का माइक्रो स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ठीक है। आगे चल के अपन देखेंगे, ठीक है। ये चीज तो आयरन, अब जो भी हम ट्रिपल टी डायग्राम बनाएंगे, ट्रिपल टी डायग्राम है आइसोथर्म टाइम टेम्परेचर डायग्राम है, ठीक है। आगे अभी जो भी मैं बता रहा हूँ अच्छे से सुनना। ट्रिपल टी डायग्राम जो है वो है आइसोथर्म टाइम टेम्परेचर डायग्राम, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाया गया कर्व, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइसोथर्म। कोई भी आप फेज डायग्राम लीजिए, उस फेज डायग्राम पे, फेज डायग्राम के किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप ट्रिपल टी डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। और सबका अलग ट्रिपल टी डायग्राम होगा। अगर आप बोलोगे कि सर आइसोमॉर्फस सिस्टम का, आइसोमॉर्फस सिस्टम हो गया, और दूसरा अपन ने कौन सा पढ़ा था, यूटेक्टिक सिस्टम पढ़ा, तीसरा अपन ने आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ा, इन तीनों का कॉमन हो सकता है क्या ट्रिपल टी डायग्राम? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। आयरन कार्बन डायग्राम में भी अलग अलग ट्रिपल टी डायग्राम बनेगा अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आइसोथर्मल ट्रिपल टी डायग्राम है, ठीक है। आइसोथर्मल टाइम टेम्परेचर डायग्राम है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे लिखा है बिलो विल बी कंसीडर्ड द इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन द फेज ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग आयरन कार्बन अलॉय एज एन एग्जांपल, ठीक है। अपन एग्जांपल कौन सा लेंगे? ट्रिपल टी डायग्राम बनाएंगे तो आयरन का वैसे भी आपको आएगा, तो ट्रिपल टी डायग्राम बनाने के लिए आयरन कार्बन का ही आएगा, ठीक है। और किसी का नहीं आएगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अपन आयरन कार्बन डायग्राम का एग्जांपल लेके ट्रिपल टी डायग्राम बनाएंगे, और टेम्परेचर कौन सा लेंगे एज ए एग्जांपल? अपन यूटेक्टोइड टेम्परेचर एज ए एग्जांपल लेंगे, ठीक है। मतलब अपन अस्टेनाइट से अलग अलग चीजें बनाएंगे। अस्टेनाइट अपने पास होगा, अस्टेनाइट से अपन बनाएंगे पेनाइट, अस्टेनाइट से अपन बनाएंगे परलाइट, अस्टेनाइट से अपन बनाएंगे मार्टेनसाइट, अस्टेनाइट से अपन बनाएंगे स्पिरोडाइट, ठीक है। अलग अलग माइक्रोस्ट्रक्चर अपन बनाएंगे किससे? अस्टेनाइट से, ठीक है, बाय पासिंग फ्रॉम द यूटेक्टोइड टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे जो आइसोथर्मल टेम्परेचर कहलाएगा वो कौन सा टेम्परेचर कहलाएगा? यूटेक्टोइड टेम्परेचर कहलाएगा। देखिए, लेट अस कंसीडर द यूटेक्टोइड रिएक्शन एज एन एग्जांपल। टाइम कितना हुआ है? अभी टाइम है अपने पास बहुत सारा। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैं क्लास को रोक रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रहा है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, so let us consider the eutectoid reaction as an example, ठीक है। ये आपका यूटेक्टोइड वाला पोर्शन है। ये आयरन कार्बन डायग्राम दिख रहा है जिसमें ये अल्फा फेराइट है, ये आपका अल्फा प्लस गामा, ठीक है। ये 912 डिग्री सेल्सियस, ये 727 डिग्री सेल्सियस। ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ये टेक्टोइड पॉइंट है। और ये पूरा पोर्शन आपका क्या है? अस्टेनाइट। और यहाँ पे क्या है? गामा प्लस Fe3C, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा प्लस Fe3C। यहाँ पे आपका अल्फा क्या कहलाएगा? प्रो यूटेक्टोइड अल्फा। यहाँ पे आपका Fe3C क्या कहलाएगा? प्रो यूटेक्टोइड Fe3C, सीमेंटाइड जिसको बोलेंगे, ठीक है। ये सब चीजों की अभी जरूरत पड़ेगी, ये बता चुका हूं मैं, है ना। अभी टर्म्स यूज होंगे, ये प्रो यूटेक्टोइड और ये सब टर्म्स यूज होंगे, तो पहले से ही पता होना चाहिए आप लोगों को। ये जो अल्फा कहलाता है यहाँ पे, ये जो अल्फा है यहाँ पे, इसको अपन क्या कहते हैं? प्रो यूटेक्टोइड अल्फा। यहाँ पे इस वाले पोर्शन में जो
Fe3C दिख रहा है आपको, जिसको अपन सीमेंटाइट कहते हैं, ये है प्रोयूटेक्टोइड Fe3C या फिर प्रोयूटेक्टोइड सीमेंटाइट। ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप Yes, देखिए, sir. ये डायग्राम जो बना हुआ है, पहले ये एक लाइन दिख रही थी आपको, पहले ये एक लाइन दिख रही थी, अभी यहाँ पे ये 3 लाइनें दिख रही हैं, दिख रही हैं 3 लाइनें। ये आपका ट्रिपल टी डायग्राम नहीं है, पहले ही बता देता हूँ, ये ट्रिपल टी डायग्राम नहीं है। अलग अलग टेम्परेचर पे बनाया गया एस कर्व है, ये अलग अलग टेम्परेचर पे बनाया गया एस कर्व है। देखिए जैसे 600 डिग्री सेल्सियस के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, न्यूक्लिएशन, इसके बाद फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ये ब्लू वाले के लिए 650 के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक न्यूक्लिएशन, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे परसेंटेज पर लाइट ये है ना, जब अपन पहले भी फ्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो रहा है, पर लाइट में हो रहा है ना, गामा चेंज हो रहा है किसमें, पर लाइट में, अल्फा प्लस Fe3C में। ठीक है ना, 600 डिग्री सेल्सियस पे भी अपन को पर लाइट मिलेगा, 650 पे भी अपन को क्या मिलेगा, पर लाइट मिलेगा, और 675 पे भी अपन को क्या मिलेगा, पर लाइट ही मिलेगा। तो 3 एग्जाम्पल इन्होंने लिए हैं, वो एग्जाम्पल क्यों लिए हैं ये अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। तो ग्रीन वाले के लिए यहाँ से लेकर 0 से लेकर यहाँ तक क्या है, न्यूक्लिएशन, उसके बाद फ्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ऑस्टेनाइट टू परलाइट, इसीलिए फ्रैक्शन की जगह पे, फ्रैक्शन को की जगह पे अपन परसेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये है एस कर्व अलग अलग टेम्परेचर पे। हम किसी एक टेम्परेचर पे एनालिसिस करके अपन ट्रिपल टी डायग्राम बनाएंगे आगे चल के। ये देखिए ऐसा, ये है एक है बना हुआ, इसको बेस बना के अपन, ये है ट्रिपल टी डायग्राम, इसको बोलते हैं ट्रिपल टी डायग्राम, या फिर सी कर्व बोलते हैं इसको। ये आगे चल के ऐसे सी बनाता है, ऐसे सी। ठीक है, तो आगे चल के आएगा, तो पहले दिखा देता हूँ ये आपको डायग्राम, ये वाला डायग्राम किसी एक कर्व के लिए अपन ट्रिपल टी डायग्राम बनाएंगे आगे चल के। ठीक है, आया समझ में। Yes, sir. एस, ठीक है, कोई तो सुन रहा है, बाकी वाले सो रहे हो, सो रहे हैं क्या बाकी? No, डाउट नहीं हो सर. रहा है संजय सर को, बाकी लोग सो रहे हैं क्या, बस एक ही लड़की की आवाज आ रही है? संजय सर डाउट कर रहे हैं, मतलब अगले सेमेस्टर में वो पढ़ाएंगे, बहुत खतरनाक सर है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। विनोद कुमार, वो बोल रहा है विनोद कुमार तो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है। हेलो, क्या सर? विनोद कुमार पढ़ता ही नहीं है, वो बोल रहे हैं सर। जानते हैं क्या सर तुम्हें? कौन से सर? संजय पटेल सर। नहीं ना, मशीन एलिमेंट पढ़ाते हैं वो। मजाक हो गई, अब क्लास आगे बढ़ाते हैं। अटेंडेंस पहले ले लेता हूँ। बेटा आप ये हटा दीजिए, म्यूट कर दीजिए सभी लोग। अटेंडेंस पहले ले लेता हूँ मैं। नहीं नहीं, अपन इसीलिए तो अलग से अटेंडेंस लेते हैं ना। नवीन सवाल का डाउट है क्या? No sir. तो हाथ क्यों ऊंचा किया है तुमने? गलती से हो गया सर. अच्छा, आशीष मीरा रोल नंबर 4 है कि 5 है? 4 ही होगा। 4 सर. हेलो. हाँ हाँ ठीक है।
ठीक है, अटेंडेंस तो हो गई। The S-shaped curve are shifted to longer time at higher temperature, showing that the transformation is dominated by the nucleation. Nucleation rate increases with the supercooling and not by diffusion, which occur faster at the higher temperature. Eutector reaction is this. कहने का मतलब ये है कि कम टेम्परेचर पे, देखिए ये 600 डिग्री सेल्सियस है, ये 650 डिग्री सेल्सियस है, ये 675 डिग्री सेल्सियस है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे न्यूक्लिएशन आपका बढ़ता जाएगा। 600 डिग्री सेल्सियस पे न्यूक्लिएशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। 650 डिग्री सेल्सियस में अपन बना क्या रहे हैं, परलाइट बना रहे हैं ना। फिर कितने टेम्परेचर पे अपन को, जैसे मैंने बोला था ना, याद होगा आपको कि अपन को हीट ट्रीटमेंट करना है, तो हीट ट्रीटमेंट करना होता है तो कितने टेम्परेचर तक अपन को फर्नेस में रखना है ये हम डिसाइड करते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलता है, लिटरेचर सर्वे करते हैं, अपन को ज्ञान प्राप्त होता है तभी पता कर पाते हैं कि इतने टेम्परेचर पे रखें फिर कूलिंग करें तो हमें ये मिलेगा, है ना। तो ये चीजें वही है। तो हम 600 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तो हमें न्यूक्लिएशन यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलेगा। 650 पे रखेंगे तो न्यूक्लिएशन यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलेगा। 675 पे रखेंगे तो न्यूक्लिएशन यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलेगा। तो जितना कम टेम्परेचर होगा, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना कम आपका न्यूक्लिएशन होगा, न्यूक्लिएशन रेट उतना कम होगा। और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा न्यूक्लिएशन रेट आपका होगा। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है। दूसरा, आप ये स्लोप भी देख सकते हैं, स्लोप देख सकते हैं। ये स्लोप आपका, जिसे ये वाला स्लोप ज्यादा है इससे कम इसका स्लोप है, और ये सबसे कम स्लोप है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर, जितना कम टेम्परेचर होता है उतना तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन जितना, देखिए ये टाइम कम लगा रहा है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिया, ये मैंने एग्जांपल दो लाइनें बना रहा हूं, ये 2 लाइन बना रहा हूं, ठीक है। ये आपका वर्टिकल लाइन यहाँ पे बनाया, यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन बनाई, और यहाँ पे भी मैंने वर्टिकल लाइन बनाई, ठीक है। तो यहाँ ये टेम्परेचर से देखिए, परलाइट ट्रांसफॉर्म, परलाइट परसेंटेज चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से दोनों तीनों के केस में मैंने कॉमन कर दिया। रेड, ब्लू, ग्रीन, तीनों के केस में ट्रांसफॉर्मेशन मैंने, परलाइट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक होने में इतना टाइम लगा रहा है रेड वाला, ब्लू वाला इतना टाइम लगा रहा है, और ग्रीन वाला इतना ज्यादा टाइम लगा रहा है। सेम ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, सेम परसेंटेज ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम परसेंटेज है ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। तो जितना कम टेम्परेचर होता है, आगे भी चल के आपको दिखाई देगा ट्रिपल टी डायग्राम में ये, कि जितना कम टेम्परेचर होता है, जितना कम टेम्परेचर होता है उतना फास्ट रेट में आपका क्या होता है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, मतलब टाइम कम लग रहा है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है तो इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो ये टाइम ज्यादा लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे 650 है और ये 600 है। ऐसे ही 675 पे देखें तो यहाँ पे टाइम क्या ज्यादा लग रहा है ट्रांसफॉर्म, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसफॉर्म होने में। जैसे मान लिया कि ये है आपका 25 डिग्री से 25%, ठीक है, और ये है 75%। तो तीनों के लिए कॉमन हो गया। 25% से 75% ट्रांसफॉर्म होने में सबसे कम टाइम कौन लगा रहा है, रेड, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, और टेम्परेचर किसका सबसे कम है, रेड का। ठीक है ना, आया समझ में। तो इस लाइन का मतलब एक बार और फिर से लाइन पढ़ लेता हूँ। S-shaped curve are shifted to longer time at the higher temperature, shifted to longer time at higher temperature। देखिए ये हायर टेम्परेचर,
तो आपका एस कर्व कहाँ हो गया, इतना ज्यादा शिफ्ट हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक शिफ्ट हो गया, शोइंग दैट द ट्रांसफॉर्मेशन इज डोमिनेटेड बाय द न्यूक्लिएशन। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो है ज्यादा न्यूक्लिएशन की वजह से हो रहा है, न्यूक्लिएशन की वजह से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ग्रोथ की वजह से कम ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। न्यूक्लिएशन रेट इंक्रीजेस विथ सुपर कूलिंग, जितना सुपर कूलिंग बढ़ेगा, सुपर कूलिंग बढ़ेगा तो मतलब कम टेम्परेचर होगा ना भाई। जैसे मान लीजिए 727 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर और सुपर कूलिंग हो रही है, सुपर कूलिंग अगर 650 तक पहुंच रहा है, ठीक है 650 तक पहुंच रहा है, 650 पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और एक हो रहा है 675 पे हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, और एक हो रहा है आपका 600 पे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे कम आपका सबसे ज्यादा न्यूक्लिएशन किस में होगा, 675 वाले में होगा। कितना और टेम्परेचर में? है ना, यही तो क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लिएशन रेट इंक्रीजेस विथ सुपर कूलिंग। सुपर कूलिंग किसकी ज्यादा है, 600 वाले की ज्यादा है ना, Yes, sir. एंड नॉट बाय डिफ्यूजन, नॉट बाय डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन की वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, विच अकर फास्टर एट द हायर टेम्परेचर। ये डिफ्यूजन एट हायर टेम्परेचर, ये आपका हायर टेम्परेचर है, यहाँ से लेकर न्यूक्लिएशन में जो क्या होता है आपका न्यूक्लिएशन डिफ्यूजन होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्यादा ज्यादा डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो यूटेक्टाइड रिएक्शन तो सबको पता ही है, ये यूटेक्टाइड रिएक्शन है, ज्यादा घुस जाएगा तो टेंशन दिक्कत आ जाएगी समझने में थोड़ा। ये बहुत ही टफ टॉपिक है, ये मान के चलिए बहुत ज्यादा टफ टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ तक कि इसको अभी करते हैं कंप्लीट, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन ट्रिपल टी डायग्राम बनाना सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सर हाँ, कौन बोल रहा सर है? मैं कह रहा था सर नेटवर्क इशू। सर सुमित बोल रहा हूँ, नेटवर्क इशू हो रहा था सर, अटेंडेंस नहीं लगी, मैंने वो बोल रहा था। सुमित सोनी, तुम्हारी लग गई अटेंडेंस, लग गई है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. Thanks.